ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में आज हम बात करेंगे लामार्किज्म के बारे में। लामार्किज्म को प्रपोज किया था जॉन बैप्टिस्ट डी लामार्क ने। जी हाँ, लिखा इसको जीन जाता है लेकिन पढ़ा इसको जॉन जाता है। खैर, जॉन बैप्टिस्ट डी लामार्क एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट, सोल्जर और बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने अपनी अर्ली लाइफ एज अ बॉटनिस्ट सर्व की थी। फिर आफ्टर द एज ऑफ 50 ही टर्न्ड हिज अटेंशन टू zoology, particularly to the study of invertebrates. By the way, invertebrate और बायोलॉजी की टर्म्स भी लामार्क ने ही प्रपोज की थी। अपनी इस सिस्टमैटिक स्टडी के नतीजे में लामार्क इस नतीजे पर पहुँचे कि स्पीशीज़ जो हैं वो हमेशा से ही कांस्टेंट नहीं रही हैं। लामार्क का ये आइडिया कि स्पीशीज़ हमेशा से कांस्टेंट नहीं रही हैं उस दौर के आइडियाज़ के बिल्कुल ही अपोजिट था। उस दौर में माना जाता था कि स्पीशीज़ हमेशा से एक जैसी रही हैं, यानी फिक्सिसिटी ऑफ स्पीशीज़ पर बिलीव किया जाता था। इस वजह से लामार्क को उस टाइम पे बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। 1809 में लामार्क ने एक बुक पब्लिश की जिस बुक का नाम था फिलॉसफी ज़ूलॉजिक, या जिसको ज़ूलॉजिकल फ़िलासफ़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस बुक में लामार्क ने एक थ्योरी को एक्सप्लेन किया जिसमें चेंजेस के बारे में ज़िक्र किया गया था। वो चेंजेस जो किसी भी ऑर्गेनिज़म की न्यू टाइप बनने के दौरान या फॉर्मेशन ऑफ न्यू टाइप्स के दौरान आते हैं। एवोल्यूशनरी मैकेनिज़्म के बारे में लामार्क के व्यूज़ अब आउटमोडेड हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में लामार्किज्म एक इम्पॉर्टेंट हैसियत रखती है। लामार्क पहले एवोल्यूशनिस्ट थे जिन्होंने कंक्लूड किया था कि एवोल्यूशन इज़ अ जर्नल फैक्ट कवरिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अब ये लामार्किज्म की थ्योरी क्या है और ये क्या कहती है, चलिए देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो लामार्किज्म की डेफिनेशन के मुताबिक द मॉडिफिकेशन विच द ऑर्गन्स acquire in adaptation to the environment which it meets during its lifetime are automatically handed down to its descendant and so become part of heredity। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ टाइम के दौरान इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से जितनी भी उस ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स में चेंजेस आएंगी या मॉडिफिकेशन आएंगी वो ऑटोमेटिकली उसके डिसेंडेंट यानी उसकी अगली नस्लों में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो इस तरह से ये हेरिडिटी यानी विरासत का हिस्सा बन जाएंगी। लामार्किज्म ने एवोल्यूशन को एज अ लैडर ऑफ लाइफ के तौर पे पिक्चर्ड किया, मतलब ज़िंदगी की सीढ़ी, और ये सीढ़ी सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की तरफ बढ़ रही थी। लामार्क ने इस सीढ़ी पे सबसे ऊपर मैन को रखा। लामार्क ने इस लैडर ऑफ लाइफ के ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के साथ साथ इन्वायरमेंटल एडाप्टेशन को भी एक्सप्लेन किया। लामार्क का कंट्रीब्यूशन साइंस की दुनिया में बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि लामार्क ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने बताया था कि ऑर्गेनिज़म की लाइफ चेंज होती रहती है ओवर टाइम और उस ऑर्गेनिज़म में चेंजेस आती रहती हैं ड्यू टू सम नेचुरल फिनोमेना। लामार्किज्म की इस थ्योरी को 4 मेन पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये 4 पॉइंट्स कौन से हैं। फर्स्ट वन इज़ इनर वांट्स, यानी कि अंदरूनी ख्वाहिश। इनर वांट के मुताबिक अगर कोई ऑर्गेनिज़म चाहे तो उसके इनर वांट या अंदरूनी ख्वाहिश के मुताबिक न्यू स्ट्रक्चर अपीयर हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई ऑर्गेनिज़म चाहे कि उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाए तो उसकी इंटरनल फोर्सेस जो होंगी वो उसको इस चीज़ में हेल्प आउट करेंगी कि उसके साइज़ को इंक्रीज़ किया जा सके। इसको हम एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले और एग्जाम्पल में हम बात करते हैं सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ जिराफ की। डियर लाइक एंसेस्टर ऑफ जिराफ यानी कि ज़राफ़े जो कि रहते थे अफ्रीका में, वहाँ पर ये खाते थे घास। वक्त गुजरने के साथ साथ जब ग्राउंड पर घास ख़त्म होना शुरू हुई तो ज़राफ़ों ने खुराक हासिल करने के लिए दरख्तों की तरफ रुजू किया। दरख्तों के पत्तों तक पहुंचने के लिए ये ज़राफ़े अपनी नेक यानी गर्दन और 4 लिम्स यानी आगे वाली टांगों को स्ट्रेच किया करते थे। अपनी इनर वांट की वजह से ज़राफ़ों ने अपनी गर्दन और टांगों को लंबा कर लिया।
लामार्क के मुताबिक सराफों ने अपनी इस हैबिट को काफ़ी लंबे टाइम तक मेंटेन करके रखा, जिसके नतीजे में इनकी आने वाली जनरेशन के जो ज़राफ़े थे उनकी गर्दनें और टांगें लंबी होती गईं और आज मॉडर्न जिराफ अपनी गर्दन को 18 फीट तक ऊंचा करके देख सकता है, बगैर ग्राउंड पे से अपनी टांगों को हटाए हुए। उसकी गर्दन 18 फीट लंबाई तक पहुंच सकती है। लामार्किज्म की अगर सेकंड एग्जांपल की हम बात करें तो लामार्क ने जो सेकंड एग्जांपल दी थी इन्हें वो थी एक्वेटिक बर्ड्स विद वेब टोज। एक्वेटिक बर्ड्स और डक्स यानी बत्तखें ये फूड की तलाश में लैंड से वाटर में जाया करती थी क्योंकि इनमें उड़ने की ताकत मौजूद नहीं थी। पानी में जाकर इन डक्स ने अपने टोज़ को स्ट्रेच करना शुरू किया ताकि तैरने में इनको आसानी हो। अपने टोज़ को स्ट्रेच कर करके इन टोज़ को एक डिफाइंड वेब में कन्वर्ट कर लिया और ये न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट होता गया। हर जनरेशन इसी तरह से अपने वेब फूड को मोर डेवलप किया और आज हम देखते हैं कि इन डक्स के फूड किस तरह से फुली फॉर्म में अवेलेबल हैं। इनर वाउंड के बाद हम बात करते हैं लामार्किज्म के सेकंड पॉइंट की, जो कि है डायरेक्ट इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट ओवर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि अगर माहौल में या इन्वायरमेंट में कोई चेंज आती है तो उसका डायरेक्ट असर होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। इसको समझने के लिए देखते हैं एग्जाम्पल, और फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारी फ्लैट फिशेस की। फ्लैट फिशेस पाई जाती हैं बॉटम ऑफ द सी में, जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच सकती। इनकी इनएक्टिव लाइफ होती है और ये एक ही साइड पे लाई करती हैं, यानी एक ही करवट पे पड़ी रहती हैं। मतलब कि वो आँख जो नीचे वाली पोजीशन पर मौजूद थी उसने ऊपर वाली पोजीशन की तरफ माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से दोनों ही आँखें एक ही साइड पर आ गईं। तो ये भी किस लिए हुआ? ये भी उस फिश की इनर वांट की वजह से हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल है केव एनिमल्स के बारे में। केव एनिमल्स जो कि गारों में रहते थे और वहाँ पर रोशनी नहीं पाई जाती थी, जिसकी वजह से उनकी आइज़ कम्प्लीटली फंक्शनलेस हो गई और आहिस्ता आहिस्ता डिसअपीयर हो गई। लामार्किज्म का थर्ड पॉइंट है यूज़ एंड डिसयूज़। इस पॉइंट के मुताबिक वो ऑर्गन्स जिनको रेगुलरली यूज़ किया जाता है वो इम्प्रूव हो जाते हैं और ऐसे ऑर्गन्स जिनको इस्तेमाल नहीं किया जाता वो रिड्यूस हो जाते हैं या फिर ख़त्म हो जाते हैं। इसको हम समझ सकते हैं एक लोहार की एग्जाम्पल के साथ। लोहार जो कि लोहे का काम करता है, जो कि एक सख्त काम है, इसके लिए वो अपनी बहुत सारी ताकत को इस्तेमाल करता है। इसकी वजह से इसके मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये तो हो गई यूज़ ऑफ ऑर्गन्स की एग्जाम्पल। अब आगे हम बात करते हैं डिसयूज़ की। तो डिसयूज़ को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं एक्सटेंशन ऑफ लिम्स इन स्नेक्स। स्नेक्स में पहले लिम्स पाए जाते थे। जी हाँ, पहले के स्नेक्स में लिम्स पाए जाते थे, लेकिन जब स्नेक्स ने इन लिम्स यानी अपने पैरों को या पाँवों को इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि वो जो गाना है इनके पाँव में मेहंदी लगी है वो स्नेक्स के लिए ही लिखा गया है। जस्ट किडिंग। हुआ ये था कि स्नेक्स अपने लिम्स को इस्तेमाल नहीं करते थे और वो रिंग कर होल्स में जाया करते थे। अपने इन लिम्स को इस्तेमाल ना करने की वजह से इनके ये लिम्स लॉस्ट हो गए। इसी तरह से एग्जाम्पल है फ्लाइटलेस बर्ड की, यानी कि ऐसे परिंदे जिन्होंने अपने परों का इस्तेमाल करना छोड़ दिया था और ये उड़ने के बजाय भागने को प्रेफर करते थे। इसकी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाते हैं ऑस्ट्रिच, जिन्होंने अपने परों का इस्तेमाल ना करके उसको यूजलेस बना दिया और ये भागने में तेज़ होते हैं। लामार्क का फोर्थ पॉइंट था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स।
इस पॉइंट के मुताबिक एक ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल की ज़िंदगी में जितने भी चेंजेस आते हैं, यानी कि उसकी बॉडीली मॉडिफिकेशन जितनी भी होंगी वो उसकी ऑफस्प्रिंग या फ्यूचर जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। जैसे जिराफ के बारे में हमने देखा कि जिराफ की एग्जाम्पल में हमें बताया गया था कि जिराफ की नेक और फोरलिम्स पहले इतने लंबे नहीं होते थे एज़ कम्पेयर टू टुडेज़ मॉडर्न जिराफ। तो जिराफ ने अपने इनर वॉन्ड को यूज़ करते हुए अपनी नेक और फोरलिम्स को स्ट्रेच करके इनको लंबा किया और इस कैरेक्टर को उसने अपनी फ्यूचर जनरेशन में ट्रांसफ़र कर दिया। लामार्क की ये थ्योरी सिंपल और अपीलिंग थी क्योंकि ये बताती थी कि एक ऑर्गेनिज्म में किस किस तरह से चेंजेस आते हैं। ये पहली ऐसी थ्योरी थी जो कि अपनी प्रेडिक्शंस के हवाले से भी बताती थी, जिसकी वजह से लामार्कियन थ्योरी को बड़े पैमाने पर एक्सेप्टेंस मिली क्योंकि इसको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया था। बहुत से लोग ये जानते थे कि एक्सरसाइज की वजह से मसल्स को लार्ज किया जा सकता है। तो ये थे लामार्क के 4 प्रोपोजिशंस जो कि उसकी थ्योरी को सपोर्ट करते थे। लेकिन इन 4 प्रोपोजिशंस पर क्रिटिकल एनालिसिस भी हुआ और वो क्रिटिकल एनालिसिस क्या था, चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रोपोजिशन था लामार्क का जो कि कहता था कि साइज़ को इंक्रीज़ किया जा सकता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप में साइज़ इंक्रीमेंट देखा जा सकता था, लेकिन ये एवोल्यूशनरी ट्रेंड बहुत से केसेस में नहीं देखा जाता था। जैसे कि बहुत से प्लांट इस लामार्कियन प्रिंसिपल को कॉन्ट्राडिक्ट करते थे क्योंकि उनमें साइज़ को इंक्रीज़ होते हुए तो नहीं देखा जाता था, बल्कि उसके बजाय वहाँ पर साइज़ में रिडक्शन देखने को मिली थी। बहुत से फर्न्स और कॉनिफर्स जो कि पहले बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ थे वो एक्सटिंक्ट हो चुके थे और उसके साथ साथ बहुत से हाईली इवॉल्व फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि साइज़ में पहले बड़े होते थे उनके साइज़ भी रिड्यूस होते हुए दिखाई दिए थे। सेकेंड प्रोपोजिशन जो कि था न्यू ऑर्गन्स रिजल्ट फ्रॉम न्यू नीड्स इज़ क्वाइट मैनिफेस्टली फॉल्स। इसके मुताबिक एक ऑर्गेनिज्म अपनी इनर वॉन्ट्स के ज़रिए अपने ऑर्गन्स को बढ़ा सकता है। तो इसके मुताबिक अगर हम ये सुबह सोकर उठें और ये सोचें कि इफ़ बर्ड्स कैन फ्लाई सो वाई कैंट आई, और हम भी ये सोचकर अपने विंग्स खुद से निकालें और हवा में उड़ते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएं। थर्ड पॉइंट जो कि था कि इफ़ ऑर्गन्स कैन डिवेलप ड्यू टू यूज़ एंड डिजेनरेट ड्यू टू डिसयूज़, इसको करेक्ट माना जाता था क्योंकि हमने देखा ही है कि एक्सरसाइज करने की वजह से बॉडी मसल्स बन जाते हैं या वो मसल्स डिवेलप हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हमने बात की थी एक लोहार की जो कि मेहनत करता है और उसके हार्डवर्क की वजह से उसके बॉडी मसल्स इनलार्ज हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक ऑर्गेनिज्म ने अपनी लाइफ टाइम के दौरान हासिल किए हैं उसकी बात होगी। तो क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसके जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकते हैं या नहीं? अगर हम इस चीज़ को देखें तो लोहार जिसके मसल्स या बॉडी बनी हुई होगी तो उसके जनरेशन में आने वाले बेबीज़ की भी बॉडी फिर बनी हुई ही होती, लेकिन ऐसा नहीं होता लोहार के बच्चे की बॉडी बनी हुई हो बाय बर्थ। लामार्क के इन चारों प्रिंसिपल को टेस्ट करने के लिए बहुत से साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटल लेवल पर इनको टेस्ट किया, जिनमें से एक साइंटिस्ट थे ऑगस्ट वेज़मैन। ऑगस्ट वेज़मैन एक जर्मन साइंटिस्ट थे और इन्होंने लामार्कियन प्रिंसिपल को एक्सपेरिमेंटल लेवल पर टेस्ट किया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ताकि वो इरिटेबल चेंजेस को देख सकें कि क्या वो इनहेरिट होती हैं या नहीं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए ऑगस्ट वेज़मैन ने माउस लिए और उनकी टेल्स को कट कर दिया और फिर इन माउस का क्रॉस करवाया। इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन थी में सारे माउस की टेल प्रेजेंट थी। वेज़मैन ने ये काम 20 जनरेशन तक रिपीट किया,
लेकिन उनको कोई भी चेंजेस इसमें नज़र नहीं आए, मतलब कि तमाम माउस टेल के साथ ही अपीयर हो रहे थे। इट मीन्स दैट अक्वायर्ड कैरेक्टर मीन्स कि कट टेल वॉज नॉट इनहेरिटेड। सेकेंड एग्जाम्पल है बोरिंग ऑफ एयर्स एंड नॉस्ट्रिल्स इन इंडियन वुमेन। इंडियन और पाकिस्तानी वुमेन्स में ये ट्रेडिशन रहा है कि नाक और कान छिदवाए जाते हैं, लेकिन अगर आप इनके ऑफस्प्रिंग में देखें तो ऐसा नहीं होता कि बेबीज़ के भी नाक या कान में कोई भी ट्रेस या होल आपको नज़र आए। इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल को देखें तो थर्ड एग्जाम्पल है चाइनीज़ पाउंड द फीट ऑफ देयर वुमेन। चाइनीज़ अपनी औरतों के पाँव को बांधा करते थे। ये चाइना में एक ट्रेडिशन थी सदियों से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाउंड फीट की आपको पिक्चर्स दिखाई हुई हैं, और दूसरी ही तरफ फीट ऑफ प्रेजेंट डे चाइनीज़ वुमेन इज़ ऑल्सो शोन। यहाँ दूसरी ही तरफ आपको आज के दौर की चाइनीज़ वुमेन के पाँव की तस्वीर दिखाई हुई है, जिससे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस बाउंड फीट की वजह से कोई भी चेंजेस नहीं आई, मतलब कि ये बाउंड फीट का कैरेक्टरिस्टिक्स आगे पास ऑन नहीं हुआ। तो आगे बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ लामार्किज्म के। इस थ्योरी के डीमेरिट्स में शामिल है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, यानी कि ये थ्योरी कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ प्रोवाइड नहीं करती थी, और आइडिया ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ की कोई भी जेनेटिक बेसिस नहीं थी। इसी तरह से ऑर्गन्स मॉडिफिकेशन, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी विश या रिक्वायरमेंट के हिसाब से ख़ुद को मॉडिफाई या चेंज कर सकता है, ऐसा भी कोई प्रूफ मौजूद नहीं था। और अक्वायर्ड कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाएं, ये भी हम देख के आ चुके हैं एग्जांपल्स के साथ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो अक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एक ऑर्गेनिज्म ने अपनी लाइफ टाइम में अचीव किए हैं वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाएं। अब नेक्स्ट बात करते हैं न्यू लामार्किज्म की। न्यू लामार्किज्म में तमाम वो एवोल्यूशनिस्ट शामिल हैं जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को सपोर्ट करते हैं। इनमें शामिल हैं कॉप, जियार्ड, पैकेट स्पेंसर और मैकब्राइड। ये चारों साइंटिस्ट के नेम हैं। लामार्किज्म कंसीडर्ड दैट एडाप्टेशन इज़ यूनिवर्सल। इसके मुताबिक चेंज इन्वायरमेंटल कंडीशन अल्टर द हैबिट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब कि इन्वायरमेंटल कंडीशन अगर चेंज होती हैं तो उस ही के हवाले से चेंज हो जाएगी ऑर्गेनिज्म की हैबिट्स, जिसके नतीजे में ऑर्गेनिज्म नए स्ट्रक्चर को अक्वायर कर लेंगे इन प्लेस ऑफ ओल्ड वन। इसके एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो वो जानवर जो कि कोल्डेड प्लेस पर रहते हैं उनके स्किन पर फर डेवलप हो जाते हैं जो कि उनको प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट कोल्ड वेदर। लेकिन अगर इन्वायरमेंट वापस से नॉर्मल स्टेट में आ जाए तो ये फर जो होंगे वो डिसअपीयर हो जाएंगे। न्यू लामार्किज्म नेचुरल सिलेक्शन को रिजेक्ट करती है, लेकिन दूसरी ही तरफ न्यू लामार्किज्म एवोल्यूशन को एज अ होल ट्रूथ एक्सेप्ट भी करती है। However, no evolutionist of today is adherent to new Lamarckism। तो अब बात करते हैं उन एविडेंस की जो कि प्रूव करते थे कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो जाते हैं, और इसको प्रूव करने के लिए मैकडोगल ने एक एक्सपेरिमेंट किया। मैकडोगल ने रैट्स लिए और उसको वाटर टैंक के अंदर डाला, और उस वाटर टैंक से बाहर निकलने के लिए मैकडोगल ने 2 रास्ते बनाए। एक रास्ता लाइटेड था, यानी वहाँ पर उसने लाइट रखी, और दूसरा रास्ता डार्क था। वो रैट्स जो कि लाइटेड एग्जिट से निकलते थे वहाँ पर उनको करंट लगने की वजह से वो मर जाते थे, जबकि वो रैट्स जो कि डार्क रास्ते से निकलते थे वो बच जाते थे और उनको इनाम के तौर पर चीज़ मिलता था, और उनको कोई शॉक भी नहीं लगता था, जिसकी वजह से वो जिंदा बच जाते थे। मैकडोगल ने जब यही एक्सपेरिमेंट इन रैट्स की सेकेंड जनरेशन के साथ किया तो उसने ये नोट किया कि इनकी लर्निंग इंक्रीज हुई है। इसलिए मैकडोगल ने कंक्लूड किया दैट लर्निंग ऑफ एन एक्वायर्ड ट्रेट पर एक्सीलेंस इज इनहेरिटेड। लेकिन जब यही एक्सपेरिमेंट दूसरी लैब्स में किया गया तो सेम रिजल्ट्स नहीं मिले। इसी तरह से एफ.पी. समर ने भी एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कुछ माइस को 20 to 30 डिग्री सेल्सियस पे रखा और कुछ माइस को उन्होंने कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड किया। वो माइस जो कि वार्म टेम्परेचर में मौजूद थे उनके
ears, body और tails लंबे हो गए as compared to the cold temperature mice, but their offspring showed their normal proportion of body size. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखें तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ग्रिफ्थ एंड डेल्फसन ने। ग्रिफ्थ एंड डेल्फसन के एक्सपेरिमेंट में कुछ चूहों को लिया गया और उनको पिंजरे में बंद कर दिया गया और इस पिंजरे को रोटेटिंग टेबल पर रखा गया कुछ महीनों के लिए। कॉन्सिक्वेंटली इन चूहों ने इस रोटेटिंग कंडीशन को अडॉप्ट कर लिया और इस रोटेटिंग कंडीशन को उन्होंने इस हद तक अडॉप्ट किया कि जब उस रोटेशन को स्टॉप किया गया तो इन चूहों में डिजीनेस के साइन नोट किए गए और ये कंडीशन सेवरल जनरेशन तक इनहेरिट होती रही। लास्ट अगर एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें शामिल है कैमेमेर्स एक्सपेरिमेंट। वैसे तो इस एविडेंस को प्रूव करने के लिए और बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए थे, लेकिन हमने यहाँ पर 4 ही डिस्कस किए हैं। तो लास्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कैमेमेर एक्सपेरिमेंट। कैमेमेर ने प्रोटियस एंगुइनस पर काम किया। टेल्ड एम्फीबियंस होते थे जो कि कंप्लीट डार्कनेस में रहते थे। अंडरग्राउंड केव के वाटर में ये पाए जाते थे। ये ब्लाइंड और कलरलेस होते थे। कैमेमेर प्रोटियस को निकालकर डे लाइट में लेकर आया, जिसकी वजह से ये कलर्ड हो गए, यानी ब्राउन या ब्लैक में कन्वर्ट हो गए और ये कलर उनकी प्रोजेनी में भी पास ऑन हो गया। प्रोटियस की आइज़ भी डे लाइट में डेवलप होने लगी, जिसने ये साबित किया कि अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता है तो वो चेंज इनहेरिट हो सकता है फ्यूचर जनरेशन में। तो इसके साथ ही हमारा लामार्कियन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज हमने पढ़ा लामार्किज्म के बारे में, इस थ्योरी के डिमेरिट्स के बारे में और न्यू लामार्किज्म के बारे में।